गैगने गेव 82 क्वेश्चन है। गैगने गेव ए सीक्वेंस फॉर क्यूमुलेटिव लर्निंग फॉर फॉलोइंग लर्निंग टाइप। गैगने ने निम्नलिखित अधिगम प्रकारों के लिए संचयी अधिगम के लिए एक क्रम दिया है। तो एक क्रम जो है हमारे पास है ABCDE 5 है। तो इन अधिगम प्रकारों के संचयी अधिगम के लिए एक क्रम दिया है। तो इनमें से क्या करना है, इन विकल्पों में से हमें क्या करना है, सही क्रम चुनना है। तो पहले कौन सा होगा, सबसे पहला होगा ई। ये माने तो सिग्नल, सिग्नल होगा। फिर होगा स्टिमुलस रेस्पॉन्स। फिर होगा बी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। फिर होगा ए कॉन्सेप्ट। फिर होगा डी रूल्स, नियम। गैगने ने जो सीक्वेंस दिया है उसके आधार पे क्वेश्चन है। गैगने का अधिगम पदानुक्रम अधिगम का सिद्धांत है जो प्रस्तावित करता है कि नया अधिगम पूर्व अधिगम पर निर्मित होता है। कुछ नया सीखने के लिए हमको पहले आवश्यक ज्ञान होता है, जैसे कि हम पूर्व ज्ञान में भी करते हैं। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो कैसे किसके आधार पर बनाते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर बनाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि हम जो भी ज्ञान, हम नया ज्ञान पाना चाहते हैं उससे पहले हमें थोड़ा सा ज्ञान पहले से ही उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हो गए इनके ऑप्शन। अब है 83, अरेंज द फॉलोइंग क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को प्रतिबंधों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रतिबंधों के बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इसके जो ऑप्शन है उसका है, सबसे पहला है सी बढ़ते क्रम में बोला है ना हमने उत्तर प्रश्न, प्रतिबंधों के बढ़ते क्रम में छोटे से लेकर बड़े की तरफ। तो सबसे पहले कौन सा होगा, ये पहले ऑप्शन पढ़ देती हूँ आपके सामने। ABCDE 5 ऑप्शन है। CCBYSA, CCBYNC, CCBYD है, CCBYND, E है, CCBYNCND। तो उत्तर जो सही है वो क्या है स्टूडेंट्स, CABDE, ये ऑप्शन सही है। तो सी में क्या आएगा, CCBY, उसके बाद क्या आएगा ए, CCBYSA, फिर आएगा CCBYNC, फिर आएगा D, CCBYND, फिर आएगा E, CCBYNCND। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में, ये आपके लिए अगर ये कोई अछूता टॉपिक है क्रिएटिव कॉमन्स का, तो उसके लिए मैं आपको समझा दूंगी। मैं 100 क्वेश्चन कराने के बाद में जो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट नए हैं और जो ऐसे अछूते टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लियर करूंगी। पूरे 100 क्वेश्चन कराने के बाद में इनको क्लियर 10 क्वेश्चन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनकी व्याख्या कराऊंगी। इनको बीच बीच में, मतलब ये इनको पूरा कराने के बाद 100 क्वेश्चन का मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है, मेरा 100 क्वेश्चन का गोल है कि पूरा कराऊंगी। उन 100 क्वेश्चन को कराने के बाद में हर 10 क्वेश्चन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं या जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट आई है, जो डिफ़िकल्ट व्याख्या करने के लिए आई है, मतलब कोई ऐसा शब्द है जिसको आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी नहीं है आपका, उसको मैं जो है उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के आधार पे पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ही मैं आपके सामने करूँगी। तो अभी ये क्वेश्चन के केवल आंसर कर रहे हैं हम क्वेश्चंस के आधार पर। जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम 10 क्वेश्चन के 10 पैटर्न बनाएंगे, 10 क्वेश्चन के 10 पैटर्न बनाएंगे और उन 10 क्वेश्चन में जो क्या नाम डिफ़िकल्ट को शब्द है, कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब आ गया है 84, अरेंज इन ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट। सांगठनिक गुणवत्ता प्रबंधन के उद्विकास के निम्नलिखित चरणों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो 4 है, ये चारों को हमें किस में लगाना है, चरणों के क्रम को व्यवस्थित करना है कि जो सही शुरुआत से लेकर जो पहला होगा शुरुआत में होगा और जो अंत में होगा उस तरीके से हमको इनको व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहले कौन सा होगा,
सी क्वालिटी इंस्पेक्शन, कभी भी हम कहीं किसी फैक्ट्री में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, या किसी कहीं कहीं भी जाते हैं, हम इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम सबसे पहले सी यानी कि क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन के बाद क्या करते हैं हम, क्वालिटी डी कंट्रोल। उसके बाद क्या करते हैं, पहले उसको आगे फिर क्वालिटी कंट्रोल किया, पहले इंस्पेक्शन किया, फिर क्वालिटी कंट्रोल किया। उसके बाद भी क्वालिटी एश्योरेंस कि 100% सही है कि नहीं है। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, जब एश्योरेंस, जब पहले इंस्पेक्शन कर लिया, फिर क्वालिटी को उसको कंट्रोल कर लिया, फिर एश्योरेंस कर लिया, फिर उसको क्या करेंगे हम, क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ को हम अगर हमें कोई कहीं भेजता है, यानी कि अगर टीचर ही है, उसको क्लास में भेज रहे हैं, टीचर के यहाँ शिक्षा की बात चल रही है, तो हम क्लासरूम से और स्कूल से संबंधित ही सारे उदाहरण ज़्यादातर देते हैं। जैसे कि हमने जैसे कि किसी इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन के लिए कहीं भेजा गया, यहाँ तो मैनेजमेंट की बात चल रही है, हालांकि पर मैनेजमेंट का संबंध केवल उससे ही है, मैनेजमेंट का संबंध केवल स्कूल मैनेजमेंट से संबंध होता है, यहाँ जो कॉलेज मैनेजमेंट होता है उससे संबंधित है। तो भेजते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्वालिटी क्या करता है, इंस्पेक्शन करता, कोई भी चीज़ जाकर देखा इंस्पेक्शन करेंगे कि जो जो यहाँ बताया गया था वो सब चीज़ यहाँ है कि नहीं है। फिर दूसरा जो ऑप्शन होता है सही है, वो है डी यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल यानी कि जितना भी है सबका नियंत्रण करना, गुणवत्ता का, कि इससे इतना तो ठीक है भाई, इतना तक तो ठीक है, हाँ भाई इतनी है, टीचर हैं, लेकिन इससे ज़्यादा, इससे भी अगर टीचर कम हो जाता है, 25 टीचर है तो चलो 24 तो ठीक है, 25 टीचर होने चाहिए, लेकिन 24 है तो ठीक है, लेकिन 24 से कम अगर 20 पा जाते हैं तो हमें क्या होता है, 20 पा जाते हैं तो क्या हो जाता है कि भाई बहुत कम है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ उस जगह जाकर कंट्रोल करना, मतलब इसी मैंने एक उदाहरण दे रही हूँ, उसी तरीके से, मतलब कि जैसे भाई स्टूडेंट्स की अधिक संख्या ना हो, भाई क्या कहते हैं, जो है चेयर्स, टेबल्स, ये सफा, लाइब्रेरी, मतलब एक माइनर तो कमी चल जाती है, लेकिन माइनर से अत्यधिक कमी नहीं चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल करना। फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर है बी क्वालिटी एश्योरेंस। एश्योरेंस की 100%, एश्योरेंस का मतलब है कि 100% का मतलब 99 भी चल जाता है, 100% का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तो कहीं नहीं होता है, लेकिन एश्योरेंस का मतलब कि हमें मन को तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ इतना अच्छा है, अच्छे लेवल का यहाँ पर शिक्षण किया जाता है इस स्कूल में। फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्वालिटी का मैनेजमेंट, सब कुछ सही है, जो मैंने भी बताया आपको। फिर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मिला लो, इंस्पेक्शन मिला लो, एश्योरेंस मिला लो, सब चीज़ों को इकट्ठा करके अब क्या आ जाता है लास्ट में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस तरह से हमको करना होता है। अब है 85 क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग लॉस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आरोही है ना, एक तो होता है अवरोही, एक होता है आरोही, यानी कि ऊपर की तरफ चलना, ऊपर की तरफ चलना। और ऊपर की तरफ कैसे चलेंगे हम, जो छोटा नीचे होगा, छोटे छोटे कदमों से तो हम ज़्यादा सीढ़ी बना लेते हैं, छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं तो उनसे तो सीढ़ी बनती है। तो सबसे पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ना, ये हो जाता है। तो जो है 5 ऑप्शन, इसमें भी 5 ही ऑप्शन है। निम्नलिखित नियमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कैसे करेंगे हम आरोही क्रम में, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले हम। 10 सलामान का डिक्लेरेशन, द बिकागो मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। सी में है यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। डी में है द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और ई में है IEDSS। अब ये 5 ऑप्शंस है, अब इनको लगाना है हमें क्रम में, और वो भी आरोही तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लगाएंगे हम, सबसे पहले बोलेंगे हम सी कौन सा है, यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। क्योंकि पहले तो डिक्लेरेशन मतलब घोषणा पत्र होगा ना, उसके बाद में उसमें अलग अलग चीज़ें जुड़ेंगी। पहले तो घोषणा पत्र ही होगा कि अभी पहले तो जो हमारा टारगेट है, डिसेबल्ड पर्सन टारगेट है हमारा, तो पहले तो हम डिक्लेरेशन करेंगे, इतने आदमी हमारा टारगेट है, तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ही होगा। फिर है A 10 सलामान का डिक्लेरेशन, फिर सलामान का घोषणा पत्र होगा,
फिर आया, उसके बाद में आया, फिर है बी, द बिकागो मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। फिर है डी, फिर है डी, द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। फिर है ई, IEDSS। अब इनको ये आपके अगर अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो इनको हमें कंप्लीटली आपके सामने इनकी जो है अच्छी तरह से तुम्हें अंडरस्टैंडिंग और इनकी जो व्याख्या एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी 100 क्वेश्चन करने के बाद। तो अगर आपको अभी नहीं आ रहा है, ये आपको लग रहा है कि क्या बोल रही है मैडम, क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको अच्छे से इनको चाहिए क्लियर आप कराना चाह रहे हैं मुझसे, तो स्टूडेंट्स मैं 100 क्वेश्चन पूरा करने के बाद में फिर 10-10 क्वेश्चन लूँगी। तो इसलिए परेशान मत होना, घबराना मत, ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे। इनकी व्याख्या भी मैं कर दूँगी, क्लियर कर दूँगी, इनको स्पष्ट कर दूँगी शब्दों को, इनका क्या मतलब है, इनका क्या निहित अर्थ है, इसके अंदर क्या निहित अर्थ है वो मैं आपको समझा दूँगी। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डेस्कार्ट्स रिलेट्स हिम टू द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, डेकार्ट का निम्नलिखित में से कौन से कथन उनके आशीर्वाद से मेल खाते हैं। तो पहला डेकार्ट आदर्शवादी थे जो है, उनका जो 2 कथन दिए गए हैं, आप कथन को जानते हैं ना, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट आते हैं इनमें, नेट में आते हैं ना, तो आपको मालूम ही है आते हैं। आपने एक आध बार दिया हो, नहीं दिया है तो बता देती हूँ मैं, 2 स्टेटमेंट आते हैं, उनको आपको सही से करना होता है। तो ये देखिए, हम में से प्रत्येक के अनुभव में सर्वाधिक तात्कालिक यथार्थ आत्मा है। बताइए, जिसने भी आदर्शवाद पढ़ रखा है, ये डेकार्ट के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, बताइए भाई। आदर्शवादी कोई आदर्शवादी होगा, उसका सबसे पहले तो वो है कि वो आत्मा में विश्वास करेगा। तो चाहे डेकार्ट हो चाहे कोई और हो, आत्मा में विश्वास जो करेगा वो आदर्शवादी होगा, जो आदर्शवादी हो वो आत्मा में विश्वास करेगा ही। तो डेकार्ट ने के ये जो है, हम में से प्रत्येक के अनुभव में सर्वाधिक तात्कालिक यथार्थ आत्मा है, तो ये तो सही हुआ स्टेटमेंट डेकार्ट ने जो बोला। फिर दूसरा, दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एविडेंस इन द एक्सपीरियंस ऑफ अस बाय द फैक्ट दैट वी हैव एन आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग। कि हमारे अनुभव में इस तथ्य से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है कि हमारे पास पूर्ण मनुष्य का विचार है। राइट आंसर, ये भी राइट है स्टेटमेंट। क्यों राइट स्टेटमेंट है? क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किससे होता है कि हमारे पास पूर्ण मनुष्य का विचार है। अगर हमारे पास दिमाग में मनुष्य का विचार है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ईश्वर है तो हम हैं, ईश्वर है तो हम हैं, तो इससे ईश्वर का होना निश्चित हो जाता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है? ये दोनों ही कथन सही हैं। 87, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों को भी देखना है कि सही है या गलत है। द ईगो आइडियल इंक्लूड्स द रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर गुड बिहेवियर्स। द ईगो आइडियल इंक्लूड्स द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर्स। ईगो का मतलब जैसे कि आप जानते हैं, ईगो का मतलब अहम होता है, और अहम होता है, अहम में सुव्यवहारों के नियम और मानक सन्निहित होते हैं। अब कॉन्शियस का देख लीजिए। कॉन्शियस इंक्लूड, दूसरा स्टेटमेंट है, कॉन्शियस इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स दैट आर व्यूड एज बैड बाय पेरेंट्स एंड सोसाइटी। कॉन्शियस में ये होता है, हमारी 2-3 चीज़ होती है ना, इड ईगो एंड सुपर ईगो। तो इनमें से कथन कौन सा सही है? कथन ए सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। क्यों ट्रू है? कि पहले में तो कहा ईगो क्या करता है, अहम में सुव्यवहारों के नियम और मानक सन्निहित होते हैं। ईगो में अहम में क्या होते हैं? सुव्यवहारों के नियम और मानक सन्निहित होते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड में जो है, कॉन्शियस में क्या होता है? कॉन्शियस में हम जब कॉन्शियस में रहते हैं तो क्या रहता है? जब कॉन्शियस रहते हैं तो हम क्या किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? जब कॉन्शियस रहते हैं, हम सचेतना में जब हम रहते हैं, तो जब हम सचेतन रहते हैं तो हमें तो इस बात का तो ख्याल रहता है, इसी बात का तो ख्याल रहता है कि समाज क्या कहेगा, कुछ भी ऐसा मत करे कि समाज के अगेंस्ट हो। तो कॉन्शियस होंगे तभी तो ये समझ में आएगा हमारे, तभी तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 88 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट,
बिहेवियरल अप्रोच ऑफ करिकुलम इज लॉजिकल एंड पर्सपेक्टिव एंड रिलाइज ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये कथन फर्स्ट है। पाठ्यचर्या का व्यवहारगत दृष्टिकोण तार्किक और निर्देशात्मक है और तकनीकी तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भरोसा करता है। सेकंड है, कथन सेकंड है, पाठ्यचर्या के व्यवहारगत दृष्टिकोण की जड़ें जॉन डेवी के कार्यों में। सेकंड है, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ करिकुलम इज रूटेड इन द वर्क्स ऑफ जॉन डेवी। तो इन दोनों में क्वेश्चन, दोनों जो स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट तो यह है कि बिहेवियरल यानी कि पाठ्यचर्या का व्यवहारगत दृष्टिकोण तार्किक और निर्देशात्मक है। व्यवहारगत दृष्टिकोण, व्यवहारगत में जानते ही हो, पाठ्यचर्या का व्यवहारगत बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट से ही जो है इसको वो किया गया है। पाठ्यचर्या का व्यवहारगत दृष्टिकोण तार्किक और निर्देशात्मक है कि पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम को हम किस आधार पे बनाएं। कि करिकुलम हमने पता चला कि ऐसा बना दिया कि इसको हम व्यवहार में ला ही नहीं सकते, इतना क्लिष्ट बना दिया, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। हमें करिकुलम को जो निर्माण करना चाहिए उस तरीके से करना चाहिए कि हम उसको व्यवहार में ला सकें। और व्यवहार में लाने के लिए भी हम ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी जोड़ देंगे। व्यवहार में लाने के लिए भी हमें एक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है जो कि तार्किक और निर्देशात्मक हो, यानी कि उसका कुछ लॉजिक हो और उसका कुछ निर्देशन हो कि अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है। यानी कि पहले हल्का, पहले थोड़ा आप उसको क्या करेंगे, पहले सरल, हल्के का मतलब सरल, फिर उससे थोड़ा सा और कठिन, फिर उससे और कठिन और उससे कठिन, इस तरह से यूनिट वाइज करिकुलम बांटा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, पाठ्यचर्या के व्यवहारगत दृष्टिकोण की जड़ें जॉन डेवी के कार्यों में है। केवल जॉन डेवी के कार्यों में थोड़ा ही है पाठ्यचर्या के जो है व्यवहारगत दृष्टिकोण की जड़ें, जॉन डेवी के उसमें थोड़ा ही है। तो ये जो है कथन जो है असत्य है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। फिर है 89, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में लर्निंग आउटकम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, अधिगम प्रतिफल प्रकृति से विशिष्ट होते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट लर्निंग आउटकम्स आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम प्रतिफलों का सरोकार अधिगम के उत्पादों से होता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से कौन सा सही है? बोलिए, या दोनों ही सही हैं? बताइए, दोनों में से एक सही है, दोनों ही सही हैं? तो स्टूडेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लर्निंग आउटकम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक होते हैं। और लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या कि जो हमने पढ़ाया उसको हमने कितना आउटपुट दिया, आउटकम्स का मतलब आउटपुट दिया है उनका हमने, रिजल्ट क्या आया है, परिणाम क्या आया है, यही मतलब है। तो जो अच्छा होगा तो स्पेसिफिक तो होगा उसका, कि ए ग्रेड आया है, स्पेसिफिक होते हैं। लर्निंग आउटकम्स आर कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग आउटकम्स क्या है? कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ये भी सही है। लर्निंग के प्रोडक्ट होते हैं लर्निंग आउटकम्स, और क्या होते हैं? जब लर्निंग आउटकम्स लर्निंग प्रोडक्ट जो हम सीखते हैं उसी का आउटकम्स परिणाम जो है वो होते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 90 में है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इज द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, समकालीन समाज में केवल परिवर्तन नियत होता है। केवल का दूसरा है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस फॉर चेंज मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस इट्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रेडीनेस फॉर चेंज मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसेस इट्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। तो इससे सही है दोनों ही। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इज द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, समकालीन समाज में केवल परिवर्तन नियत होता है। भाई परिवर्तन के आधार पे तो सारी चीज़ें चलती हैं, तो समाज में जो है परिवर्तन नियत होता है, ये बिल्कुल सही है। परिवर्तन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आगे 10 साल में क्या बनने वाले हैं, रोबोट बनने वाले हैं, AI बनने वाले हैं, बिना परिवर्तन के थोड़ा ही होगा, है ना। डिजिटल क्लासेस शुरू हो गई, ये परिवर्तन तो है एक किस्म का। शैक्षिक संगठन के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए तत्परता उनकी नीतियों और रणनीतियों को प्रभावित करती है। शैक्षिक संगठन की प्रबंधन में परिवर्तन के लिए तत्परता क्या कौन करता है? उनकी नीतियों और रणनीतियों को प्रभावित करती हैं। तो उनकी नीतियों को रणनीतियों को तो प्रभावित करती ही हैं।
जैसी नीतियाँ होंगी, सरकार जैसी नीतियाँ बनाएंगे, ऐसे ही जो नीति जैसी नीतियाँ बनेंगी वैसा ही पाठ्यक्रम बनेगा। जैसे पाठ्यक्रम बनेगा फिर वैसे ही बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट ऐसे तैयार होंगे में बच्चे भी। तो इसी तरीके से जो है इनके इस पर प्रभाव पड़ता है। अब 10 क्वेश्चन जो है वो आपके उसमें से आते हैं, पूरा पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में से आपको पढ़ना होता है। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप उनका आंसर दे पाते हैं, अच्छे से दे पाते हैं। मैं पढ़ के बता दूंगी, आप आंसर दे दोगे, वो इतना अच्छे से क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो है ये 10 क्वेश्चन तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं 10 क्वेश्चन को। अब अगले सेशन में अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तो स्टूडेंट 10 क्वेश्चन जो पहले 10 क्वेश्चन थे उनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे उनको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जो मुझे लगते हैं कि ये आपको एक्सप्लेन होने चाहिए, चाहे उनकी कॉन्सेप्ट, चाहे वो किस जो है ये बताऊंगी कि किस यूनिट से लिए गए हैं, यूनिट का कौन सा ए भाग है, बी भाग है, क्या है, ये सारा मैं बताऊंगी उसमें। और ये जो है क्या नाम है, पहले तो शब्द देख लिया, फिर कौन सी यूनिट से हैं, किसने मतलब क्या संबंध है उनका इस हमारे जो नेट से किस जगह से क्या संबंध है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले 10 क्वेश्चंस के डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगले सेशन में, स्टूडेंट्स अगले सेशन से ये सब शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने कोचिंग सेंटर के बारे में आपको बताया था, अगर आपको पढ़ना है तो आप आ सकते हैं। और बी हैप्पी, बी क्वाइट, रेस्पेक्ट योर मदर फादर, और रेस्पेक्ट योर टीचर, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।